चलो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। सुनो ध्यान से, इश्यू ऑफ रिडेम्पशन तो खत्म ही हो गया था, और रिडेम्पशन में भी हम लोग 6 केस देख लिए थे। इश्यूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इश्यूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, या 6 केस लाइन चलते हैं। इश्यूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। ये हो गया 3 केस। अब हम लोग पढ़ेंगे पार पे, सॉरी प्रीमियम पे रिडीम करने की एंट्री। तो इश्यूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, और इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। यही पढ़े थे 6 केस, और 6 केस की एंट्री हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए थे। अब मेथड ऑफ रिडेम्पशन के अंदर में हमको 5 मेथड पढ़ने हैं, ठीक, और ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी खास कर तुम्हारा ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पांचों के बारे में एक बार हम लोग तुरंत क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन जैसा ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बस बताते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, कौन सा मेथड है हमारे पास, लंप सम मेथड। लंप का मतलब ही होता है एक साथ, लंप का मतलब क्या होता है, एक साथ। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त में पूरा पैसा दे देना, ठीक। तो किसी आदमी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर लिए, किसी आदमी ने 1000 डिवेंचर लिए 100 रुपए के, यानी कि 3 2 5, 1 लाख रुपए क्या किया है, इशू किया है, ठीक। और ये बोलता है कि 10 साल के बाद से मेरा पेमेंट कर देना। तो हम इससे लिए हैं आज 1 लाख रुपए, और 10 साल बाद हम इसको कितना पे कर देंगे, 1 लाख रुपए। बीच में हमसे कोई मतलब नहीं है, बीच में हम बस उसको क्या देते रहेंगे, इंटरेस्ट। बीच में हम उसको बस क्या देंगे, इंटरेस्ट। और जैसे ही 10 साल बीतेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको 2009 में इशू किया था डिबेंचर, तो 2019 जब आएगा तो हम इसको कितना पे कर देंगे, 1 लाख, ठीक। यानी कि 2009 में 1 लाख लिए, और 2019 में हम उसको कितना पे कर देंगे, 1 लाख। इसको हम लोग कहते हैं लमसम मेथड, ठीक। इसमें बीच में इसको क्या पे होता रहेगा, बीच में इसको इंटरेस्ट पे होता रहेगा, और इंटरेस्ट की हम एंट्री पास कर देंगे, कोई दिक्कत। इसको हम कहते हैं लमसम मेथड। दूसरा है ड्राइंग बाय लॉट या फिर इंस्टॉलमेंट मेथड। ड्राइंग बाय लॉट या इंस्टॉलमेंट मेथड में ये डिसाइड होता है कि इस साल हम इतना डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इस साल हम इतना डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं। तो हो सकता है उसमें कई तरह के डिबेंचर होल्डर हो, तो उसमें हम लकी ड्रॉ जैसा निकालते हैं लॉट, और हम डिसाइड करते हैं कि हम इतने डिबेंचर को क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। तो जिसका जिसका रिडम्पशन का समय आएगा, मतलब जिसका जिसका रिडीम का लॉट निकलेगा, उसको हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ABCD नाम के 4 लोग थे। किसी से हमने लिया था 10,000 का डिबेंचर, किसी से हमने लिया था 15,000 का डिबेंचर, किसी से हमने लिया था 20,000 का डिबेंचर, और किसी से हमने लिया था 30,000 का डिबेंचर। हो गया, बोलो। इस बार हम डिसाइड करें कि हम 50,000 का डिबेंचर क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। तो हम 50,000 का डिबेंचर क्या करेंगे, ड्रॉइंग बाय लॉट, यानी कि लॉट बना होगा जिसमें सबका नाम या जो भी लिखा होगा, उसको हम लकी ड्रॉ या जो भी कह सकते ड्रॉ करेंगे, और इसमें जिसका जिसका जितना जितना अमाउंट आएगा उसको उतना उतना क्या कर देंगे, पे कर देंगे, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बाय लॉट। नॉर्मली ये अब हमारा प्रैक्टिकली ऐसे दिखता नहीं है, ठीक। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा पे करते हैं। एक बार में एक मुश्त आपका पैसा नहीं देंगे, बल्कि किसमें देंगे, इंस्टॉलमेंट में, धीरे 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 करके आपका पैसा दे देंगे, ठीक। तो जिसका जितना निकलता जाएगा उतना आता पे कर जाएंगे, ठीक। तीसरा पढ़े, तीसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये और इंटरेस्टिंग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, अभी हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा व्यू दे रहे हैं, हम लोग को पूरा डीप में पढ़ना है इसको। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, हम अपने ही डिबेंचर को खरीद लेते हैं मार्केट में, हम अपने ही डिबेंचर क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। मतलब नहीं समझ में आया सर, तो देखिए मैंने डिबेंचर इशू किया किसी आदमी को 1 लाख डिबेंचर, ठीक। यानी कि फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, मैंने एक व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति था, उससे मैंने कितना का डिबेंचर लिया, 1 लाख का, मतलब 1 लाख रुपए दिए, और मैंने उसको कितने का इशू कर दिया डिबेंचर, 1000 इशू किया है, 100 रुपए का ईच, यानी कि 1 लाख रुपए का मैंने डिबेंचर उसको इशू कर दिया, और बदले में उससे मैंने कितना ले लिया, 1 लाख। इसका पेमेंट कितने साल बाद होगा, 10 साल बाद।
यानी कि ये फिर x अपना मुंह उठा के मेरे पास कितने साल बाद आएगा? 10 साल बाद। और हम इसको कितना दे देंगे? 1 लाख। कितनी बात समझ में आई? ये लमसम में होता था। अचानक से क्या हुआ, 5 साल बाद इस व्यक्ति को अपने बेटी की शादी करानी थी। ठीक, क्या करानी थी? बेटी की शादी करानी थी। ठीक, और दहेज में कितना लोग मांग रहे थे? 1 लाख रुपए। ये आया मेरे पास। किसके पास आया? आपके पास। मेरे पास। कहा मालिक पैसा दे दीजिए, ये डिबेंचर अपना थामिए और हमको पैसा। मैंने कहा मैं क्यों दूं, मैं तो 10 साल बाद तुमको दूंगा। वो रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन हम दया नहीं आई, हम बहुत कठोर दिल के थे। ठीक, हमने बोला कि जब लिखा है इसमें 10 साल बाद, जब इसमें लिखा है कितना? 10 साल बाद, तो कितने बाद साल बाद देंगे? 10 साल बाद। अब बेचारा वो दुखी मन से चला गया। ठीक, नहीं इतना भी नहीं किया। ठीक, फिर मैंने पीछे से अपने एक आदमी को भेजा, जाओ उसको पकड़ो, देखो वो बेचना चाहता था। अब वो जाएगा और उसको बोलेगा क्या तुम अपना डिवेंचर बेचना चाहते हो? बोला हाँ। हम क्या, देखो 100 रुपया का दिए देंगे, हम 100 रुपया तुमको नहीं देंगे। कितना देंगे? 97 रुपया, 98 रुपया। 100 के बदले में कितना देंगे? 97, 95 देंगे। बोलो मंजूर है? तो मरता क्या ना करता। पढ़े हो ना, देखे होगे, मरता क्या ना करता। नहीं सुने हो क्या ये लाइन? बेचारा जो मर रहा है बेचारा क्या करे? तो उसने क्या डिसाइड किया कि ठीक है एक काम करो, ये 100 के बदले मुझे कितना दे दो? 97 ही दे दो, 98 ही दे दो। तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति जो है वो डिबेंचर किसको दे रहा है? हम ही को दे रहा है। और हमको कितने में दे रहा है? 97 या 98 में। तो हम अपने ही डिबेंचर को क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। पहले मैंने डिबेंचर इशू किया उस व्यक्ति को, और अब हम उसी से डिबेंचर क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं। और वापस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको उसको कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल करना है। तो जो 10 साल बाद हमको कैंसिल करना था उसको हम 5 साल के बाद ही क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। और हमको उसको कितना पैसा दिए? सिर्फ 97,000। देना कितना था? 1 लाख। कितना दिए? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है अपने ही डिबेंचर को स्वयं खरीद लेना। किस पर्पस से? कैंसिलेशन के पर्पस से। तो इसको हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोई समस्या है? बोलो। कैंसिलेशन और रिजेक्शन में क्या अंतर है? रिडम्पशन। हाँ। कैंसिलेशन, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना। यहां भी पे हो रहा है, यहां भी पे हो रहा है, यहां भी पे हो रहा है, यहां भी पे हो रहा है। यहां चारों जगह क्या हो रहा है? रिडम्पशन यानी कि पेमेंट हो रहा है। कैंसिलेशन का मतलब होता है पेमेंट करे कि मेरा मेन मकसद क्या है? उसको कैंसिल करना, उसको खत्म करना है। ठीक, इसमें भी खत्म हो रहा है, सब में हो रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। ठीक, यानी कि मैंने डिबेंचर नाम की कोई चीज इशू की ही नहीं थी। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार क्विक समझ लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जो मैंने डिबेंचर, ध्यान से मेरी बात सुनो, मान लो सपोज किसी से हमने 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया और उससे मैंने कितना रुपए ले लिया? 1 लाख। वो 10 साल बाद हमसे पैसा मांगने आता 1 लाख, लेकिन अचानक से उसको 5 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी, या 6 साल बाद, या 4 साल बाद, यानी कि 10 साल के पहले अगर उसको डिबेंचर के पैसे की जरूरत पड़ी तो हम उसको पैसा नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि मैंने उसको 10 साल के बाद का वादा किया था। 10 साल के पहले आपका रिडीम नहीं हो सकता है। अब अगर उसको रिडीम कराना भी होगा तो उसको कुछ क्या बियर करना पड़ेगा? लॉस। ठीक, तो वो 100 के बदले में हमसे कितना लेगा? सिर्फ 97, 98, 99 जो भी डिसाइड होगा। ठीक, तो जितना हमें वो डिसाइड होगा उतने में ही हम अपने डिबेंचर को वापस से क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? तो पहले मैंने डिबेंचर इशू किया था और बाद में हम अपने ओन डिबेंचर को परचेज कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो पैसा आता है, ओन डिबेंचर को परचेज कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। बस दोनों तरफ से पैसा आइबे करेगा। वाह, ठीक। परचेज कर रहे ओन डिबेंचर को, इसका मतलब कि अब हम उसको अपना जो ओन डिबेंचर उसको कैंसिल कर रहे हैं और हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो प्रॉफिट हो रहा है ना? बोल तो नहीं छोड़, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। बस ऑब्वियस बात, हम कैंसिल भी क्यों करें? तो कैंसिल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा लेंगे ना। ठीक, तो 1 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए, कितने के भी हिसाब से जो आपस में आपका सेटलमेंट बैठे। ठीक, अगर आपका दिल बहुत ज्यादा विशाल है तो आप 100 में करो। ठीक, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग या बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं। ठीक,
दिस इज नॉट साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी क्लास, ठीक। तो जब क्लास नहीं तो हटाओ, आगे बढ़े पक्का। तो ओन डिवेंचर मतलब क्लियर हो गया, वो क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें एक और आप काम कर सकते हो, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज। इन्वेस्टमेंट पर्पज में क्या होता है, सुनो, इन्वेस्टमेंट पर्पज में हम क्या करते हैं, अपने डिबेंचर को खरीद लेते हैं और उसको कितने साल तक अपने पास रखते हैं, 4 साल, 2 साल, 1 साल, जब उसकी प्राइस जब तक बढ़ नहीं जाए। प्याज देखे हो, प्याज, हाँ वाह, अरे प्याज देखे तुम लोग, वेरी गुड, तुम लोग प्याज देखे हो। कौन नहीं बोला, हम तो कहीं ना, हाँ तुम इतने उत्साहित हो कि हाँ देखे हैं। तो प्याज मतलब सोना चांदी नहीं, प्याज, ठीक। तो जब महंगाई हो जाएगी तो सोने चांदी, हाँ उसी पे आ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब समझो मेरी बात, प्याज की पैदावार कम नहीं है, प्रोडक्शन कम नहीं है, लेकिन लोग अपने पास उसको स्टॉक में रख ले रहे हैं। जब मार्केट में सप्लाई नहीं होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, और वो बाद में महंगे प्राइस में क्या करेंगे, बेचेंगे। उसी तरीके से सुनो, हमने डिबेंचर इशू किया, फिर अपने डिबेंचर को खरीद लिए। जब मार्केट में प्राइस क्या थी उसकी, कम थी, खरीद लिए। अब मार्केट में डिबेंचर नहीं है उतना, तो जब अब मार्केट में डिबेंचर का प्राइस बढ़ेगा तो अपने ही डिबेंचर को वापस क्या कर देंगे, बेच देंगे, ठीक। लेकिन वो इलीगल माना गया, वो सही तरीका नहीं है, इसीलिए परचेज वाला जो सिनारियो होता है उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि वो लीगल तरीका नहीं है, ठीक। तो कैंसिलेशन आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने पास रोक करके नहीं रख सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। तो ओपन मार्केट में ऑपरेशन खत्म हो गया, इंस्टॉलमेंट मेथड खत्म हो गया और लमसम खत्म हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, कन्वर्जन की। सुन लो ये क्या होता है। 10 साल बीत गया, बोलो, मैंने 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया और कितना साल बीत गया, 10 साल, और 10 साल बाद वो हमसे कितना रुपया मांगने आया, हम क्या रुको दे रहे हैं, तुम्हारे लिए एक स्कीम है मेरे पास। क्या है, स्कीम है, पैसा डबल करने वाली, ठीक, बता रहे हैं। ये स्कीम क्या है कि अब तो तुम जा रहे हो, ठीक, 1 लाख रुपए हमसे ले भी लोगे, लेकिन हम तुमको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि क्यों ना तुम मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लो। क्या खरीद लो, तो डिबेंचर को हम 1 लाख ना दे करके हम कहते हैं कि अब तुमको जो, हमको जो 1 लाख रुपए तुमको देना था ना, उतने की तुम मेरे क्या बन जाओ, इक्विटी शेयर बन जाओ। यानी कि पहले क्या थे, पहले लोग बचपन में, तुम पता नहीं पिक्चर देखियो कि नहीं, कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। देखियो कि नहीं, सब पिक्चर, पुराने पिक्चर में होता था अक्सर ऐसे, सब 2 आदमी शादी उदी मिलते थे और फिर वही दोनों करते नहीं थे, ठीक। तो अपने बेटा बेटी के लिए, ठीक। तो सुनो, उसी तरीके से होता है कि भाई अपने दोस्ती को हम किस में बदलना चाहते हैं, रिश्तेदारी में। और उसमें क्या होता था, पिक्चर में अक्सर होता था कि जो रिश्तेदारी में बदलना, उनको ही लड़का लड़की को पसंद नहीं होता था, वो किसी और को पसंद करते, ठीक, और लड़का किसी और को। तो फिर थोड़ा इमोशन होता था, ड्रामा होता था, फिर सब। ये है आमिर खान है और एक अजय देवगन हाँ, काजोल है और एक वो है जूही चावला बस बस, अरे वो उसमें भी तो DDLJ में भी नहीं होता है, DDLJ में भी, उसमें भी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं, कई साल की दोस्ती रहती है। उसी तरीके से डिबेंचर होल्डर भी कई साल से क्या थे, दोस्त थे, और अब हम आपकी दोस्ती को किसमें बदल देते हैं, यानी कि अब हम आपको अपने घर का मेंबर बना लेते हैं और हम आपको इक्विटी शेयर होल्डर बना देते हैं। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, घर के मतलब बिजनेस के ओनर। तो पहले आप बाहरी थे, डिबेंचर होल्डर थे, अब आप मेरे घर के क्या बन जाइए, ओनर बन जाइए, यानी कि अब आप रिश्तेदार बन जाइए। तो उसी को बोलते हैं ना कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये ऑप्शन उन्हीं को मिलता है जो कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं, उन्हीं को। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। इसकी क्या एंट्री होगी, हम लोग सब एंट्री तो अभी हम कोई बता नहीं रहे, एंट्री सारा का सारा हम बताएंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट देना चाह रहे हैं कि 5 मेथड होते हैं। लास्ट हमारे पास क्या मेथड है, सिंकिंग फंड। अब यही सिंकिंग फंड पे पूरी दुनिया क्या होगी, घूमेगी, ठीक। सिंकिंग फंड हम अभी बस बता रहे हैं आपको, एंट्री नहीं लिखवा रहे हैं, सिर्फ सिंकिंग फंड बता रहे हैं, फिर हम एंट्री भी समझाएंगे। ये 5 मेथड है आपके, 5 में क्वेश्चन इससे बन सकता है, इससे बन सकता है। अच्छा, ये तीनों, इन तीनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, ठीक। एंट्री लिख ले, पहले समझ लेते सिंकिंग फंड क्या होता है, फिर एंट्री लिखवा देंगे, ठीक। अब आओ देखो जरा सिंकिंग फंड होता है क्या। अरे एकदम बता रहे हैं,
आओ देखो क्या दिया है जी हिंदी सिंकिंग फंड का। फंड का तो पता है। कोष होगा और क्या। चलो देखो सिंकिंग फंड, शोधन कोष बोले ना, फंड का मतलब कोष। किसको बोलते हैं? अधिकोष। रिजर्व एंड रिजर्व फंड को बोलते हैं। नहीं नहीं, अधिक कोष वही होता है रिजर्व फंड, जब अधिक मेरा बच जाता है वही फंड जो होते हैं मेरा। आओ देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सिंकिंग फंड सुनो सुनो सुनो, 10 लाख रुपए, ध्यान से मेरी बात सुनना। आज का दिन कितना है सर, आज से 10 साल पहले जाओ, यानी कि 2009 को, या 2009 नहीं 2011 कर देते हैं। 2011 को मैंने एक आदमी को डिबेंचर इशू किया, कितना, 10 लाख रुपए का। कितने किए थे हमने? किए थे 1 लाख डिबेंचर इशू किए थे, 10 रुपए का एक हो गया। और 2021 को, कब, 2021 को ये हमसे मांगने कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपया। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब हमने सोचा कि जब हमको पता है कि 10 लाख रुपया हमको देना ही है, क्या करना है, 10 लाख रुपया देना ही है, तो क्यों ना हर साल कुछ अगर प्रॉफिट हमारे पास होता है तो क्यों ना प्रॉफिट में से कुछ कुछ हिस्सा हम किस में डालते जाएं, सिंकिंग फंड में डालते जाएं। ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा प्रॉफिट है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट का हिस्सा सिंकिंग फंड में डाल देते हैं। रूल ये कहता है आपसे कि आप 25%, कितना, 25, हाँ, मिनिमम, ये मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम आपको इतना तो डालना ही डालना है। मैक्सिमम आप 100% भी डाल सकते हो। तो सोचो अगर मेरे पास 10 लाख रिडीम करना और मेरे पास प्रॉफिट ऑलरेडी 12 लाख रुपया है, कितना रिडीम करना है, 12 लाख करना है, वाह, 10 लाख रिडीम करना है और प्रॉफिट में कितना है मेरे पास, 12 लाख। इसका मतलब गुल्लक में ज्यादा पैसा है, तो क्यों ना जो फंड बना रहे हैं तो सीधे पूरा का पूरा 10 लाख का फंड बना ले, क्योंकि 12 लाख का प्रॉफिट है। मेरे पास 3 लाख का प्रॉफिट है, तो एक काम करो, 3 लाख का है ना, एक काम करो इसमें से 2 लाख रुपए किसमें डाल दो, सिंकिंग फंड में। फिर प्रॉफिट होगा फिर डाल देना, फिर प्रॉफिट होगा फिर डाल देना। उसका 25%, मिनिमम 25% करना है, मिनिमम। किसका 25%, 10 लाख का। 10 लाख का आपको कम से कम 25% बनाना है, इसका मतलब कि 2.5 लाख तो आपको कम से कम बना दो। प्रॉफिट का नहीं देवी, जितना आपको रिडीम करना है, जितना इस साल आपने डिसाइड किया कि इस साल आपको इतना रिडीम करना है, तो उसका क्या कर दो, उतना % बना दो। तो जितना आपको रिडीम करना है उसका 25% तय हो गया। ठीक, तो हमको इतने का रखना है। किस में से निकालेंगे, प्रॉफिट में से। तो अगर आपके पास प्रॉफिट पर्याप्त है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट से क्या बना लो, सिंकिंग फंड बना लो। और अगर आपके पास प्रॉफिट थोड़ा कम है तो कम से कम कोशिश करो कि 25% हमारा क्या हो जाए, बन जाए। इतनी कहानी समझ में आ रही है, पक्का। अब सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो। मेरे पास पर्याप्त प्रॉफिट था कितना, 12 लाख का। कितने का, तो मैंने कि पूरा का पूरे का फंड बना लिया, कितने का, 10 लाख का। इसका मतलब कि मेरे फंड में 10 लाख रुपया है साहब, अगर 10 साल बाद इसको देना भी पड़ेगा तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास व्यवस्था है। किसको देने के लिए, इस आदमी को। कितने का फंड मैंने बना लिया, 10 लाख। इतनी कहानी समझ में आ रही है। अच्छा तुमको एक बात बता, जब कोई फंड बनता है, सुन लो मेरी बात, जो फंड बनता है उसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए करेंगे और उसका हम कहीं इस्तेमाल, अगर हम प्रोविडेंट फंड बनाते हैं तो प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल सिर्फ प्रोविडेंट का ही पे करने को होगा। अगर हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं या फंड बनाते हैं तो डीआरआर का इस्तेमाल सिर्फ डिबेंचर को रिडीम करने के लिए होगा। अगर हम प्रेफरेंस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए होगा। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक हम फंड या रिजर्व बनाते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी को पे करने के लिए होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं होगा, यही होता है। उसी तरीके से मैंने सिंकिंग फंड बनाया है, तो इस सिंकिंग फंड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, डिबेंचर को पे करने के लिए होगा। और कहीं तो हम एकदम शॉर्ट हो गए कि मेरे पास 10 लाख रुपया फंड का है और ये कहीं भी और यूज, तो खाली ये किसके लिए बनाए हैं,
डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, और हम भी एकदम मन से क्या है, खुश है, दिक्कत नहीं है अब हमको कोई कि 10 साल बाद हमको किसी तरह का पेमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले ही से क्या बना लिया है, फंड बना लिया है। इतनी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा बताओ कितना हमको पे करना था, 10 लाख। कितना हमारे पास फंड है? अब इसके अलावा भी क्या हम कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं? ये बताओ, इस 10 लाख पे मुझे हर साल उसको क्या पे करना होगा? तो क्यों ना एक काम करें, अगर ये पैसा गुल्लक में रहेगा तो बताओ ये 10 लाख अगर 10 साल बाद गुल्लक फोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 10 लाख रहेगा। इसमें भी ये भी हो गया कि अगर नोटबंदी लगवा दिए फिर तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, मतलब बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा, ये तो पक्का है। तो क्यों ना एक काम करें कि इसको हम मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। ओ यस सर, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो फिर बैंक में रख दे। बैंक में रखोगे 4% मिलेगा, क्या वो बड़ी बात करते हैं, रिस्क उठाओ, 15% 30% कमाओ, क्या 4% बैंक से, बैंक क्या 4% देगा? तो 10 लाख का 4% कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपया सालाना, 4 लाख भी नहीं 40,000 रुपया सालाना, वो भी बड़ी बात करते। 30% कमाएंगे, इक्विटी कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें तो 10 लाख का 30% 3 लाख रुपया, तो अच्छा अमाउंट हो गया। तो हम थोड़ा रिस्क उठा करके कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमको अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो सुनो, हमने उसको इन्वेस्ट करते, चलो मान लेते 10% पे इन्वेस्ट कर दिए, मारो गोली, कितने पे कर दिए? हमको कितना मिलेगा 10 लाख पे? 1 लाख रुपया सालाना। और जो मैंने ये डिवेंचर लिया था ना, ये डिवेंचर मैंने लिया था 8% के हिसाब से। ओ वाह सर, आप तो गजब दिमाग लगाए। ठीक, हमें देना था साल भर में कितना, और हमको साल भर में मिल कितना रहा है? 1 लाख। मतलब कि हम डिवेंचर ले करके भी कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, डिवेंचर लेकर भी क्या कर रहे हैं? पैसा, डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट मुझे देना ही देना है। ठीक, वो तो ठीक है, लेकिन हमने जुगाड़ से ऐसा किया कि एक तो 10 लाख रुपया हमने क्या किया, डिवेंचर भी ले लिया, उसका बिजनेस भी कर रहे हैं, फिर मैंने उसको अपने बेनिफिट के लिए क्या बना लिया? फंड, और उस फंड से मैंने क्या करा लिया? इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट हमने कितने कर दिया? 10 लाख का, और इतने के हिसाब से। ठीक, जब पेमेंट का समय आएगा तो गुल्लक में तो पैसा है नहीं को, पेमेंट कहां से करेंगे? तो पेमेंट कहां से होगा? ये 10 लाख रुपया मैंने कहां लगाया है? इन्वेस्टमेंट किया है ना, इसका मतलब कि ये 10 लाख रुपया तुमको मिलवे करेगा, बेचेंगे तो मार्केट में। ये जो 1-1 लाख रुपया मिल रहा है वो सालाना क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है साहब। लेकिन तुम्हारा ये 10 लाख भी तो मिलेगा 10 साल बाद जब बेचोगे। तो हो सकता है कुछ बेकार समय चल रहा हो तो डिस्काउंट पे मिले, हो सकता है तुमको सिर्फ कितना मिले? 9 लाख ही मिले, हो सकता है। ठीक, लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बना के चल रहे हैं कि अगर हम 10 लाख की चीज बेचेंगे तो कम से कम 9 लाख या उससे ऊपर मिलेगा। तो जैसे ही ये पैसा मिलेगा हम उससे क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। ठीक, 1 मिनट में हमारे बस। तो हम लोग कहां पे थे? 10 लाख रुपए अगर हम इसको सेल करेंगे तो मिनिमम मुझे कितना मिलेगा? या उससे ऊपर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया साहब कि हमको पैसा भी मिल गया पेमेंट करने के लिए, और हमको क्या मिल गया? इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और हम उसी इंटरेस्ट से उठा करके डिबेंचर वाला क्या कर देंगे? पे कर देंगे। यानी कि मेरा बिजनेस भी चल रहा है, हमको पैसा भी मिल गया, हमारा काम भी हो गया। इतनी बात समझ में आ रही? तो इस पूरे हिसाब किताब को हम किसके अंदर में डालते हैं? सिंकिंग फंड मेथड के अंदर। यानी कि जितना हमको पे करना है उसके लिए पहले से एक फंड तैयार कर लो, जिसका नाम क्या होगा? और उस फंड में जो हमने एलोकेशन किया है उसी से हम क्या कर दें? इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक, अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 15%। कितनी क्राइटेरिया है? मतलब कि 10 लाख तुम्हारे फंड में था ना, तो 10 लाख का कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 15%। तो तुम्हारे ऊपर अगर 10 लाख है तो बताओ 10 लाख का 15% कितना होगा? 1.5 लाख। यानी कि तुम कितने तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? 1.5 लाख। उससे कम का इन्वेस्टमेंट मत करना। ये मैंडेटरी कर दिया गया है, कम से कम कितने का इन्वेस्टमेंट करना है? 1.5 लाख का। तुम 2.5 लाख का कर सकते हो, 3 लाख का कर सकते हो, 5 लाख का कर सकते हो, 10 लाख का कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है। उसको बेच भी देंगे भाई, जब रिडीम का समय आएगा तो बेच दोगी, तो बेचने में भी तो पैसा मिलेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। ठीक, और उसमें हमको साल भर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है। ठीक, इतनी कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? हो सकता है कि हम इसको प्रॉफिट में बेच दें। ठीक,
हो सकता है कि 9 लाख की जगह कितना मिल जाए, इन्वेस्ट किए हैं उसी को बेच देंगे। उसी को तो बेचेंगे और किसको बेचोगी, डिबेंचर थोड़ा बेचोगी, नहीं डिबेंचर तो तुम्हारी लायबिलिटी थी, ठीक। वो तो तुमको देना है। इन्वेस्टमेंट जो की है उसको मार्केट में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और सेल करने में हमको क्या मिल सकता है, पैसा। और जो पैसा एक बाएं हाथ से पैसा आया दाएं हाथ से पे कर दो, एक हाथ से पैसा आया बेचने पे और उससे किसको पे कर दो, तो डिबेंचर का तो बर्डन मेरे ऊपर पड़ा ही नहीं, डिबेंचर का बर्डन पड़ा आपके ऊपर नहीं बिल्कुल। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि भैया एक हाथ से पैसा है और एक हाथ से कोई दिक्कत है सिंकिंग फंड में। एक बार क्विक रिवीजन करें, सिंकिंग फंड क्या होता है, हाँ देखो फिर से सिंकिंग फंड क्या होता है। सबसे पहले हम डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक, और जितना इशू करना है हमको पता है कि उतना रिडीम भी करना होगा। 10 लाख हमने इशू किया तो रिडीम भी कितना करना होगा, तो हमने ये डिसाइड किया कि भैया 10 लाख का 25% का कम से कम क्या बना लो, सिंकिंग फंड बना लो, कम से कम का। तुम मुझसे ज्यादा कोई बना सकते हो अगर आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो अगर ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा का बना लो फंड, कम है तो कम का। अब जितना आपको रिडीम करना है उसका कम से कम 15% इन्वेस्ट कर दो। कहा, मार्केट में तुम 15% से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम कितना करना है, 15%। हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब मार्केट में जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और उसी इंटरेस्ट से हमको जिसको साल भर में इंटरेस्ट देना है वो पे करते रहेंगे। फिर आएगी वो दुख वाली घड़ी, जिस दिन वो हमसे क्या पैसा मांगने आएगा, 10 लाख कहेगा पैसा तो 10 लाख, हम कह रहे 10 लाख का तो देना था, लेकिन अचानक से जब हमको हार्ट अटैक आने वाला था उससे पहले हमको क्या याद आया कि मैंने इन्वेस्ट किया है, तो पहले इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ध्यान से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में बोले या ना बोले आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा, क्योंकि वो किए ही इसलिए हो, तो इन्वेस्टमेंट पहले बेचो, जो पैसा आया उससे क्या करो, डिबेंचर में रिडीम कर दो। लॉस भी तो हो सकता है, लॉस हो सकता है, पैसा तो आएगा। हम कह रहे हैं 1.5 लाख का है, चलो तुमको 10% लॉस भी हो गया, 1,35,000 मिला, बोलो। और तुम इतनी तो समझदार हो कि तुम अच्छी जगह पैसा लगा, काहे लॉस में लगाओ, मतलब ऐसा पहले से लॉस होगा चलो लगा लो, ये सोच के चलते हैं कि वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर बाई चांस बिल्कुल हो सकता है लॉस होगा, हम ये नहीं करें, लेकिन हम कह रहे हैं कि पूरा लॉस थोड़ा हो जाएगा। अरे 2 साल में डबल वाला स्कीम में थोड़ा पैसा लगा रहे हैं कि 2 साल में डबल करके भागने वाला, वो म्यूचुअल फंड होगा या कहीं ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे मुझे चांसेस होंगे कि थोड़ा बहुत 10% 15% का लॉस हो सकता है, उससे अधिक ना हो, हम प्रॉफिट के ही मार्जिन से करेंगे। तो ये भले बिक सकता है कितने में भी, ठीक, एक चीज अलग बात, लेकिन हमको साल भर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, और उसी इंटरेस्ट से क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो हम आप लोग के लिए काम करते हैं लमसम मेथड और सिंकिंग फंड मेथड, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक, दोनों की अभी एंट्री सीखेंगे और दोनों का मेथड देख लेंगे, और दोनों के दोनों अभी बैठे बैठे क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग 2 मिनट के लिए एकदम शांति से सोच लीजिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले तो इशू की एंट्री होगी, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, बोलो, और फिर 6% डिवेंचर हम ऐसे लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये इशू है ना, फिर उसके बाद डी होता है, हाँ, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, इतना हो गया, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये तो इशू की एंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक, और ये होती है, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2021 की बात करते हैं, ठीक है, 21 में हमने इशू किया, और यहां पे दूसरी एंट्री पास होगी। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर, क्या बनाना पड़ेगा, सिंकिंग फंड। अभी हम लोग डीआरआर, पहले लमसम मेथड पढ़े ना, पहले हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, लमसम, पहले लमसम मेथड देख लेते हैं, फिर डीआरआर एक साथ, रिमूव सिंकिंग फंड। तो लमसम मेथड में मुझे पता है इतना इशू किया तो इतना मुझे रिडीम भी करना होगा, तो इसके लिए हम आज के डेट में डीआरआर बना लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, ठीक। तो 31 मार्च को हम डीआरआर बना लेंगे, और 31 मार्च इसको 20 कर देते हैं, ज्यादा से, ठीक। 31 मार्च 21 को हम लोग क्या बना लेंगे, डीआरआर।
तो इसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। ठीक है, कितने का हम DRR बना लेंगे, यहां पे DRR हमारा बन जाएगा, मान लेते हैं हमने इशू किया है 1 लाख, तो 1,00,000 शेयर 100 रुपए का ईच, यानी कि 1 लाख। और यहाँ पे कितना DRR को बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। किसका? नहीं, लमसम मेथड के अंदर में हम DRR मेंटेन करते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं। ठीक, ये मैंडेटरी होता है। और यहां पे भी हो जाएगा 1 लाख। और आपको बोला गया कि आप मिनिमम कितना बना सकते हैं, 25%, तो हम लोग 100% बना सकते हैं, तो हम लोग 100% बना लेते हैं। यस, प्रॉफिट जितनी होगी उसका, प्रॉफिट का 25% नहीं, प्रॉफिट से लेंगे। अगर मेरे पास 2 लाख की प्रॉफिट है तो हम 1 लाख तक का बना ही सकते हैं, बना लेंगे। अगर मेरे पास 75,000 का ही प्रॉफिट है तो 75,000 तक बना सकते हैं। तो जितना मेरे पास होगा उसके हिसाब से हम 25% मिनिमम क्या कर देंगे, बना देंगे, मैक्सिमम अपना 100% भी। ठीक, अब सुनो, एक हम लोग एंट्री पास करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की। अब पहले समझिए होता क्या है। बोला गया है कि जितना आपको रिडीम करना है, पहले मेरी बात सुनो फिर नोट करना आंसर। जितना आपको रिडीम करना है, जरा बताओ इस क्वेश्चन में कितना रिडीम करना है, 1 लाख। तो जिस साल आप रिडीम करने जा रहे हो, तो इसमें तो अभी हमको रिडेम्पशन का डेट नहीं पता है कब करना है। मान लीजिए 10 साल बाद, यानी कि 10 साल बाद कब आएगा, 2030 एग्जांपल के तौर पे। तो कह रहा है कि जब आपको रिडीम करना होगा उस साल के 15 अप्रैल से पहले, उस साल के 30 अप्रैल के पहले आपको क्या करना होगा, 15% का इन्वेस्टमेंट करना होगा। फिर ध्यान से मेरी बात सुनो, मान लो सपोज हम अपना डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं 31 मार्च 2022 में। कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2022 में हमको डिबेंचर क्या करना है। जिस साल रिडीम, बताओ ये साल कौन सा होगा, ये साल हो जाएगा 1 अप्रैल 21-22, बोलो 21-22 ईयर हो गया। इस साल के आपको 30 अप्रैल तक कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, 15%। यानी कि इसके पहले आप कभी भी कर सकते हो, कोई डेट नहीं है। आ रही बात समझ में। मान लो सपोज मैंने इशू किया था इसको 1 अप्रैल 2015 को, तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 के पहले आप कभी भी 15% इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हो, कर दो, 15% का इन्वेस्टमेंट कर दो। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ। किस साल के, जिस साल हम रिडीम कर रहे हैं उस साल। तो इस साल पे हम रिडीम कर रहे हैं 31 मार्च को, तो जिस साल मैं रिडीम कर रहा हूं उस साल के 30 अप्रैल से पहले आपको कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट रखना है, 15% रखना है। ठीक, कहानी को समझ में आ रही है। तो ये सब काम हम लोग सिंकिंग फंड में करते थे ना, लमसम में भी करते हैं, दोनों में करते हैं। हम इसलिए दोनों बोले एक साथ करेंगे क्योंकि सिंकिंग फंड अगर आप पढ़ लिए इसका मतलब लमसम कवर हो गया। जो काम सिंकिंग फंड में करते हैं ना वही काम किस में करते हैं, लेकिन सिंकिंग फंड में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन जाता है, इसका नाम होता है सिंकिंग फंड, लेकिन लमसम में ये सारा काम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जिस साल मुझे रिडीम करना है उसके पहले आप कभी भी क्या कर सकते हो, 15% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जरा बताओ क्या मैं यहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो हम इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि 31 मार्च 21 है ना, तो हम इसके पहले भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी डेट पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे रिडम्पशन का डेट, इसके बाद भी कर सकते हो। लेकिन लास्ट मेरे पास डेट कौन सी होगी, जिस साल मैं रिडीम कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम एग्जांपल लिए कि जिसमें मैंने बोला 31 मार्च 2022 को क्या है, रिडम्पशन है।
तो जब ये रिडम्पशन का डेट आ गया, मतलब इस साल के हमको 30 अप्रैल से पहले क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट अपने पास रखना होगा। जितना पहले इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, तुम जितना भी क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें इसके पहले ही वो एंट्री पास कर दिया है, यानी कि जिस दिन इशू किया उसी दिन उसने क्या कर दिया, क्योंकि भाई जितना पहले इन्वेस्टमेंट करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। अब सोचो हमने यहां वाले केस में 2015 को इशू किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किए, इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हैं, 30 अप्रैल 21 को, तो क्या फायदा होगा हमको, लेकिन कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी बेवकूफी होगी। लेकिन इसके बाद तो तुम बेवकूफी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे लॉ ने बोल दिया, लॉ ने क्या कह दिया कि तुम 30 अप्रैल 21 के बाद कर ही नहीं सकते हो, 30 अप्रैल से पहले तुमको करना ही करना पड़ेगा। और इसके पहले तुम जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं इसके पहले भी एंट्री पास कर सकता हूं, मैं इसके बाद भी कभी भी एंट्री पास कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमको कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बोला है। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ही हैज परचेज ऑन दिस डेट, तो जिस डेट पे करेगा उस डेट पे एंट्री पास कर देना, और अगर नहीं कुछ मेंशन है तो जब मन करे तब करो, ठीक। लेकिन कब करोगे, रिडम्पशन की साल के 30 अप्रैल से पहले कितने का इन्वेस्टमेंट कर दो, 15%, कहानी खत्म। तो आपकी इच्छा है, आप इसके ऊपर भी कर सकते हो, आप इसके नीचे भी। चलो हम एक काम करते हैं, हम 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट खरीद ले रहे हैं, कौन दिक्कत है, उसी दिन खरीद लेते हैं। तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कब खरीदा, या मान लेते अगले साल कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 अप्रैल 2022 को मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट खरीदा। बताओ इन्वेस्टमेंट खरीदे ना, एंट्री क्या होगी जल्दी से बताओ, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, तो उसमें दिया था ये जो 1 अप्रैल 4 2022 है, तो वहां पे डेट रिडम्पशन 30/3/2022 है ना, कहाँ पे, वहां यहाँ पे 31 मार्च 22 है ना, तो वह 30 अप्रैल तक ही ना कर, 30 अप्रैल से पहले ही ना कर सकते हैं, बिल्कुल 2021 है वो, 2021 तक। हाँ तब 2022 के बाद कहाँ लिखा है, 1/4/2022 बोले हैं अभी, कहाँ पे, अरे ये छोड़ो इसका, हम ये तो समझाने के लिए बोले हैं, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अलग है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल क्यों लिया है, ताकि तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि ये 22 में क्या कर रहा है, रिडीम कर रहा है, इसमें कहाँ कोई डेट बोला है, वही तो हम आपको कब से समझा रहे हैं। इसमें जब डेट ही नहीं बोला है, हो सकता है 22 में करे, हो सकता है 23 में करे, हो सकता है 24 में करे। अगर 22 में कर रहा होगा तब ये एंट्री हमको पहले करनी होगी, 30 अप्रैल तक करनी होगी। लेकिन इसमें डेट ही मेंशन नहीं है, 22 में कर रहा है, 23 में कर रहा है, 25 में कर रहा है, तो हम कभी भी कर सकते हैं इसको, ठीक। तो हमने कब कर दिया, 1 अप्रैल 2022 को। बताओ एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आया गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन्वेस्टमेंट की एंट्री, तो क्या एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना % तक कर सकते हैं, 15%, तो कम से कम 1 लाख का कितना % करेंगे। लेकिन तुम्हारी इच्छा है, तुम 20,000 भी कर सकते हो, तुम 25,000 भी कर सकते हो, तुम 30,000 भी कर सकते हो, तुम लिखने को कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन हमारे हिसाब से तुमको लिखना चाहिए 15,000, क्योंकि एग्जाम में आपका एग्जामिनर यही चेक करे कि आपको लॉ आता है कि नहीं। तो यहां पे भी तुम 25,000 लिख सकते हो और यहां पे भी तुम 15,000 लिख सकते हो, ठीक। तो 15,000 ही लिख देते हैं। तो हमने यहां पे कितना लिख दिया, 15,000। नहीं, मिनिमम क्वेश्चन में तुमको बोलेगा नहीं कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रही हो, क्वेश्चन में ये बोलेगा नहीं तुम इन्वेस्टमेंट कर रही हो खुद से, क्योंकि लॉ कहता है 15%। क्योंकि अगर बोल दिया तब तो एग्जामिनर जानते हैं कि तब हम बोल दिए तब तो कर लेगा बच्चा। हम ये चेक करना चाहते हैं आपको लॉ आता है कि नहीं, तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा कितना, 15% मिनिमम, ठीक। आगे बढ़े, बोलो। अब मान लेते हैं कि 2023 में इनकी आ गया दिन कि 2030 है, चलो हमारे 2024। तो ये बताओ, अच्छा अब यहाँ पे देखो एक हम लोग से गड़बड़ हुआ है, क्या इंटरेस्ट हमने नहीं दिया है, सॉरी एक काम करो, सॉरी नहीं डिवेंचर पे ये एंट्री के पहले सुनो। अभी 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होगा, बोलो। तो इंटरेस्ट ड्यू होने का एंट्री का पास करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट हमारा पेमेंट होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट वाले का क्या होगा, पेमेंट।
तो इंटरेस्ट का जब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री पास कर देंगे, या इसको पहले पीएल में ट्रांसफर कर दो। 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट वालों को पेमेंट होगा। ठीक, तो यहां पे हम एक काम ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हाँ, हो गया 31 मार्च 2021 को। यहां तक कोई समस्या? अब यहां पे ये मेरा 1 साल की एंट्री हुई। अब हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बोलो। तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या एंट्री पास कर देंगे? मान लो सपोज मैंने 1 अप्रैल 2021 को इन्वेस्टमेंट किया, सॉरी 22 को नहीं 21 को, ठीक है 21 ही चल रहा है ना। हाँ, मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितने का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे? यस, टू बैंक, और 15% कर देंगे, यानी कि 15,000 और 15। ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में कहता है कि अब आपका समय आ गया डिबेंचर को रिडीम करने का। क्या करने का? रिडीम करने का। तो यानी कि मुझे अब रिडीम, अरे यार ये बड़ा खतरनाक है, 2-3 बार गिर चुका है। चलो कोई बात, एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, चलो इसको हम फिक्स ही करवा लेंगे जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग कहाँ पे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, एकदम सटा दिया उसमें ना, ऐसे थोड़ा करके ऐसे करके तो चलो अब नहीं गिरेगा, ये थोड़ा हो गया। ठीक, इसके बाद जरा बताओ हम लोग इसको क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। तो रिडीम करते समय क्या एंट्री पास करेंगे, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या होगा? अरे सबसे पहले क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। क्या? रिडीम करेंगे, इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। तो जब खरीदे होंगे तो बैंक क्या हुआ होगा? क्रेडिट। तो अब बैंक क्या हो जाएगा? और ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास से चला जाएगा। तो जब हम सेल करेंगे तो लिखेंगे 31 मार्च 2022 बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितने का बेचेंगे? हो सकता है तुम 15,000 का 14,000 में बेच दो, या हो सकता है 16,000 में बेच दो। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम कितने का बेच रहे हैं? 15,000 का। या एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए 16,000 का। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए दिया रहेगा कि लॉस बोलेगा हुआ है बोलेगा investment, हाँ। बोलेगा तो कर देंगे। यहां पे मान लेते कि प्रॉफिट बेच रहे हैं, तो 15,000 की चीज कितने बेच रहे हैं? यानी कि 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर कि कितने का? 1,000 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी तो लिख सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट ही होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही तो कर बेच रहे हैं। बिल्कुल सही है। आगे बढ़े अब। ठीक, अब ये बताओ, हमने इसको सेल किया, पैसा आ गया मेरे पास। अब हम डिबेंचर को क्या करेंगे? रिडीम। तो डिबेंचर को रिडीम करने के एंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। 31 मार्च 22 को होगा। सबसे पहले तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, डेबिट टू बैंक। कितना आसान है। कितना कितना करेंगे इनको? 1 लाख। तो यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख। ठीक, इतनी बात समझ में आई? देखो फिर एक चीज हम लोग अभी, चलो अच्छा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक खुद हो गया। बोलो अब एक और चीज सुन लो। जितना का हमने डीआरआर बनाया था, कितने का डीआरआर बनाया था? 1 लाख का। तो ये 1 लाख का जो हमने डिबेंचर पे डीआरआर बनाया था, उसकी अब हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पे कर दिया। 1 लाख रुपया हम पे कर दिए ना। अब मेरे पास नहीं, तो हम इस डीआरआर को ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो टू डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1 लाख। और ये 1 लाख किस चीज से पे किए हैं? कहाँ? कौन? इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आया है। इन्वेस्टमेंट बेचे तो 16,000 आया है ना। क्या?
अपने पास से, मेरे पास पैसे ही कमी है क्या? नहीं, मजाक नहीं, सीरियसली। हम बैंक बात ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट बेचे तो 16,000 आया, इंटरेस्ट का कुछ पता ही नहीं कि कितना इंटरेस्ट मिला हमको, तो कैसे बता हम रहे, 1 लाख? अच्छा क्वेश्चन है, बता रहे। थोड़ा इसके लिए तुमको बैलेंस शीट के अंदर झांकना होगा, ठीक। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास बैंक में भी पैसा होगा, तुम्हारे पास कैश में भी पैसा होगा, तुम्हारे पास और भी फंड होंगे। इन्वेस्टमेंट जब तुमने 15,000 का इसलिए 15,000 बेचा, तो इसमें हम इस्तेमाल सिर्फ कितना कर रहे हैं? 15,000। जो 1 लाख हमको देना है उसमें से हम इससे कितना ले रहे हैं? 15,000। क्योंकि तुम ये इन्वेस्टमेंट ही क्यों किए थे? हाँ, पे करने डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। तो यहां पे तुमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? सिर्फ 15,000। तो इस्तेमाल भी कितना कर रहे हो? 15,000। तुम यहां 30,000 करोगे तो कितना करोगे? 30,000। भाई जितना से उस फंड में से इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही तो इस्तेमाल करोगे, ठीक। लेकिन इसका ये मतलब है कि 16,000 मेरे पास है, ये है, तुम्हारे पास तो और भी पैसा होगा ना बैंक में। भाई जब वो पैसा तुमको दिया होगा, थोड़ा और डीप में समझो, तुम लोन क्यों ली थी, डिबेंचर क्यों ली थी? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस में तुम सामान बनाई होगी, गुड्स बनाई होगी, गुड्स को बेची होगी, बेचने पे क्या मिला? पैसा मिला, प्रॉफिट मिला, पैसा आया होगा, उसी पैसे से तुम पे कर दोगे। तुम बैंक से लोन लेती हो, तो बैंक से लोन लेती हो तो लोन का पैसा कैसे देती हो? मान लो बिजनेस करने के लिए लोन लिए हैं, तो लोन का पैसा कैसे देंगे? भाई बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उससे पैसा आएगा, पैसा हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर जब उसका लोन का समय आएगा तो हम उसके लोन का पैसा दे देंगे। ये सिर्फ लॉ ने बोल दिया कि बेटा कि तुमको कम से कम 15% तो कर दो इन्वेस्टमेंट, ये तुमको करना पड़ेगा, ठीक। ताकि वैसे भी एनपीए बहुत हो रहा है, तो एनपीए से बचाने के लिए कि भैया कम से कम इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ तो बेच के पैसा रिकवर हो जाएगा। तो अपने सेफ साइड के लिए कि आपको 15% का क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। अभी कोई क्विक रिवीजन देखें। सबसे पहले इशू की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6%, डिवेंचर अकाउंट बोलो, और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये हम लोग कर चुके थे कल भी, ठीक। उसके बाद से डीआरआर क्रिएट करेंगे, कम से कम कितना परसेंट? फिर हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट की एंट्री पास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि आप लोग के कभी कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट कहता है तो इंटरेस्ट इस तरीके से पास कर दोगे, ठीक। फिर इन्वेस्टमेंट कितने कर दोगे? 15%। ये इन्वेस्टमेंट तुम इसके ऊपर भी कर सकते हो, इसके ऊपर मत कर देना, ठीक। कम से कम डिवेंचर इश्यू कर देना, ठीक। डिवेंचर इश्यू करने के बाद से कहीं भी तुम ये वाली एंट्री क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो। और सुनो, फिर डिवेंचर क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो डिवेंचर सेल तुमको करना मैंडेटरी है। क्या है? मतलब कि रिडीम करने से पहले ये एंट्री पास होनी जरूरी है, नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहले बेचो, फिर पैसा आए तो उससे क्या करो? रिडीम करो, और जो पहले डीआरआर बनाए तो उसको क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, तो या बुक में दिया है, कर लेना।